आज हम करेंगे लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। शीत युद्ध के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि विश्व जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था। तो सबसे पहले आते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ था वो किस प्रकार हुआ था, कैसे जो है महाशक्तियाँ जो है दूसरे देशों को जो अपने गुट में शामिल करती थी। तो सबसे पहले आता है कि जो मुल्क था, जो छोटे छोटे मुल्क उस समय थे, उनके पास एक ही रास्ता बच चुका था कि वो किसी भी एक जो संगठन है उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधी सी बात है, कोई भी महाशक्ति जो है उन पर अटैक कर सकती है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी एक जो संगठन है उसमें जो है शामिल होना पड़ रहा था। अब ये जो छोटे देश है, ये एक तरीके से एक तो अपनी सुरक्षा की वजह से जो है वो बड़ी जो महाशक्तियाँ उनके साथ गठबंधन कर रही थी, और दूसरी चीज़ थी कि जो स्थानीय प्रतिद्वंद्विता थी, जो एक तरीके से पड़ोसियों के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्थानीय जो प्रॉब्लम्स थी उससे जो है निपटने के लिए, उससे सुरक्षा का वादा मिलने के लिए जो है ये कर रही थी। हथियार मिल जा रहे थे उन्हें, आर्थिक मदद मिल रही थी अपने देश का विकास करने के लिए। तो इसीलिए जो है छोटे जो देश थे वो जो महाशक्तियाँ थी उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो गई थी। अब जो दो ग्रुप बन गए थे उसके नाम देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे, जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा है उसके जो ज़्यादातर देश थे वो अमेरिका का पक्ष ले रहे थे, जिसकी वजह से ये पश्चिमी गठबंधन कहलाया। दूसरी तरफ जो पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर हिस्से थे वो सोवियत संघ का एक तरीके से पक्ष ले रहे थे, उसके साथ थे, तो ये इसलिए पूर्वी गठबंधन कहलाया। ठीक है। अब पश्चिमी गठबंधन ने क्या किया था, इसने स्वयं को एक संगठन के रूप में सामने लेकर आया। अप्रैल 1949 में जो है इसने औपचारिक रूप से एक संगठन बना लिया जिसका नाम इसने नाटो रखा था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश शामिल थे। और इन्होंने घोषणा की, ये एक छोटा सा मैप है जिसमें आपको जो है दो स्पेशली आप कलर्स पे ध्यान दीजिए, रेड और येलो। येलो वाले जो है वो नाटो के सदस्य हैं, जो 12 देश अभी मैंने बताया आपको, और दूसरा जो है वो सोवियत संघ के जो देश थे, जिसे वार्सा पैक्ट सदस्य कहा जाता है, उसके हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि नाटो ने क्या अनाउंस किया, क्या घोषणा की। उन्होंने ये अनाउंस किया कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों के बीच में जितने भी नाटो के सदस्य हैं, इनमें से किसी पर भी हमला किया जाएगा तो ये पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से जो है, और ये जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है। और इसी के जवाब में दूसरे सामने जो है सोवियत संघ ने 1955 में जो है अपना वार्सा संधि के चलते जो है एक संगठन बनाया, जिसमें जो है इनका जो मुख्य एजेंडा था वो नाटो के जो देश थे उनका मुकाबला करना था यूरोप में। ठीक है। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो एक तरीके से इनके खींचतान का जो मुख्य अखाड़ा बना हुआ है वो यूरोप ही है, क्योंकि यूरोप ही अभी तक पूरी तरीके से डिवाइडेड हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ देश तो ये अपनी मर्जी से जो है इनके संगठन में जो है शामिल हुए, और कुछ देशों पे इन्होंने जोर आजमाइश की, सेना का जो है बल दिखाया, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। जिसका एग्जाम्पल है कि पूर्वी यूरोप में जो सोवियत संघ ने जो था उसने जो है अपना जो एक तरीके से वहाँ पे अपनी सेना की उपस्थिति का जो है प्रयोग किया, और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में अपने दबदबे का इस्तेमाल करके उसे अपने फेवर में किया पूर्वी यूरोप में। इसके साथ साथ पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने जो है गठबंधन का तरीका निकाला कि हम जो है यहाँ पे गठबंधन करेंगे। तो इन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन नाम से जो है गठबंधन किया। इसके बाद एक और गठबंधन किया जिसे केंद्रीय संधि संगठन कहा गया। ठीक है, ताकि ये इनके देशों के को जो है अपने ग्रुप में शामिल कर सके। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने किया जो साम्यवादी चीन है, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक, इन सब से जो है एक तरीके से अपने संबंध जो है मजबूत किए। लेकिन ये जो मजबूती थी, ये जो संधि थी या संगठन जो भी था, ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि साम्यवादी चीन से जो है इसका थोड़ा सा विवाद हो गया। 1950 का दशक का जो उत्तरार्ध था, जो लास्ट टाइमिंग थी, 1969 में एक ज़मीन के टुकड़े के लिए दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसकी वजह से ये जो संगठन था, जो गठबंधन था, वो टूट गया। एक तरीके से दरार पड़ गई इसके अंदर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि उस समय एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, जो एक तरीके से फ्रांस और ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हो रहे थे, उन देशों के सामने एक समस्या ये थी कि अगर ये इन दोनों में से किसी भी एक संगठन में शामिल होते हैं तो इसका फ़ायदा उठाकर इनसे इन्हें इनकी आज़ादी ना छीन जाए। ठीक है, क्योंकि एक तो नए नए आज़ाद हुए, इतने जो है ताकतवर है नहीं कि अपना बचाव कर सके, और जो राजनीतिक इन्हें स्वतंत्रता मिली है ये वो भी खो देंगे। क्लियर। अभी तो हमने ऊपर देख लिया कि जो छोटे देश थे उन्हें तो फ़ायदा हो रहा था, जो महाशक्तियाँ थी उनके खेमे में शामिल होकर। लेकिन
जो महाशक्तियाँ थी उन्हें किसी संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, उन्हें छोटे देशों की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, वो तो खुद ही बहुत ताकतवर थे। तो उसका कारण हम देखते हैं कि सबसे पहला जो संसाधन थे, जो तेल या खनिज जैसे संसाधन थे, वो इन छोटे देशों से जो है महाशक्तियों को मिल जाता था। दूसरी चीज़ है कि जो भूमि का क्षेत्र था महाशक्तियों को, वो मिल जाता था अपने हथियारों को रखने के लिए या सेना का संचालन करने के लिए या सैनिक ठिकाने बनाने के लिए जो है इन्हें मिल जाते थे, जहाँ ये अपने जासूसी वगैरह के कार्य जो है कर सकते थे। जिसमें क्यूबा का आपने सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता ही रखा है, जहाँ पे सोवियत संघ ये चीज़ करता है और अमेरिका उसको रोकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्थिक मदद भी मिल जाती थी काफ़ी हद तक, क्योंकि जो छोटे देश थे वो छोटे मोटे जो सैन्य खर्च थे वो खुद ही जो है उठाते थे। क्लियर। इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ होती थी कि इन जो छोटे देश इनमें शामिल होते थे, जो इनके सहायक देश थे, उनसे जो है इन्हें पता चलता था कि ये जो शीत युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी ना, ये एक तरीके से विचारधारा के स्तर पे भी शीत युद्ध लड़ा जा रहा था। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था और सोवियत संघ जो है वो समाजवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इन्हीं जो छोटे देश इनमें शामिल हो रहे थे, इन्हीं देशों के जरिए उन्हें पता चलता था कि वो विचारधारा के स्तर पे ये लड़ाई जो है कितनी जीत रहे हैं। और अक्सर देखा जा रहा था कि जो सोवियत खेमे में जो है एक तरीके से जो देश शामिल थे, वो जो है वो समाजवादी साम्यवादी को जो है एक तरीके से प्रेफरेंस देते थे, पूंजीवाद को जो है बेहतर नहीं मानते थे, उसकी उपेक्षा करते थे, एक तरीके से नेग्लेक्ट करते थे। और वहीं अगर मैं अमेरिका की उसकी बात करूँ तो उसमें खेमे में जो शामिल थे देश, वो जो है वो पूंजीवाद या लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, उसको फेवर करते थे। अब इस शीत युद्ध के दायरे भी थे। दायरे का मतलब है कि ऐसे सिचुएशन आ जाना जहाँ खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन ये शीत युद्ध ही बना रह गया, क्योंकि ये जो महाशक्तियाँ थी वो उसमें एक सीधे सीधे जो है शामिल नहीं हुई। वो किसी तरीके से जो खूनी लड़ाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं जाके जो है शांत हो गई, कोई वार्ता जो है चली उसकी वजह से शांत हो गई, शांति वार्ताएं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरिया का जो युद्ध हुआ था 1952-53, बर्लिन में 58 से 62, कांगो 1960 के शुरुआती जो दशक थे वहाँ पे लड़ाई तो हुई एक तरीके से, जहाँ पे रक्त बहा, लोग मरे, लेकिन जो कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनहानि हुई। लेकिन जो विश्व था वो जो परमाणु हथियार दोनों संपन्न देश थे, सोवियत संघ और अमेरिका, उस परमाणु युद्ध से बच गया। ठीक है, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ गई जब ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको बताए हैं, यहाँ पे तो इनसे जुड़े हुए देश ही इस युद्ध में शामिल थे। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अब तो युद्ध हो ही जाएगा, महाशक्तियाँ भी उसमें जो है हिस्सा लेंगी ही लेंगी। और कई बार ऐसी सिचुएशन आई जब इनकी जो शांति वार्ताएं थी वो भी जो है नहीं जो है एक तरीके से चल पाई। तो ऐसी सिचुएशन में गलतफहमियां जो है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ से जो है बाहर निकलने के लिए जो गुटनिरपेक्ष देश थे, अभी मैंने बताया कि जो एक तरीके से नए जो राष्ट्र सामने आ रहे थे, जिनके सामने ये समस्या थी कि ये जो है इन दोनों में से किसी भी खेमे में जाएंगे तो इन्हें डर था कि इनकी जो स्वतंत्रता अभी नई नई मिली है वो खो देंगे। तो इन देशों ने मिलकर अपना एक अलग से आंदोलन चलाया, जिसे गुटनिरपेक्ष देश। एक तीसरा जो एक तरीके से कहा जाए ग्रुप बन गया। ठीक है, दो ग्रुप तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, एक अमेरिका जिसे लीड कर रहा है, दूसरा जो है सोवियत संघ लीड कर रहा है, और तीसरा गुटनिरपेक्ष देश जो था। ये 5 देशों ने बेसिकली, आगे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। तो इस ग्रुप में जो है जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वो शामिल हुए थे ज़्यादातर, और इन्होंने जो है क्या किया था कि शीत युद्ध में ये दोनों में से किसी का भी फेवर नहीं लेते थे, लेकिन जब ऐसा लगता था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा तो ये जो है उनमें मध्यस्थता, मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखिए नेहरू ने जो है उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में जब युद्ध जैसी सिचुएशन आ गई थी तो वहाँ पे मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कांगो जो संकट था, अभी मैंने ऊपर बताया था, उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो महासचिव थे उन्होंने जो है मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। तो ऐसी कई सिचुएशन थी जहाँ पे जो है इन्होंने सामने आए लोग और उन्होंने जो है मीडिएटर की भूमिका जो है निभाकर उस जो तनाव था उस चीज़ को ख़त्म किया। और दोनों महाशक्तियाँ जो है वो भी युद्ध नहीं चाहती थी। हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि दोनों को पता था कि कितनी ज़्यादा तबाही होगी, तो दोनों ही जो सीधे सीधे युद्ध में एक तरीके से पार्ट लेने से जो है वो पीछे हट रही थी। तो उन्होंने भी समझदारी दिखाई, और शीत युद्ध के बाद जो है उन दोनों को ही पता था। ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध में जो है दोनों ने हथियार जो है जमा करने कम कर दिए थे। शीत युद्ध जैसे जैसे चलता जा रहा था, दोनों ही जो है खेमे, चाहे वो सोवियत संघ का हो या अमेरिका का हो, ठीक है, चाहे वो वार्सा संधि का हो या
जो है नाटो का हो। दोनों ही खेमे कंटिन्यू हथियारों का जो जखीरा था वो कलेक्ट करते जा रहे थे, उसको जो है हथियार जो है इकट्ठा करते जा रहे थे, क्योंकि दोनों को ये पता था कि युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी युद्ध हो सकता है, उसको कोई अगर शुरू हो जाएगा तो उसके लिए हथियारों को रखना जरूरी है। और दोनों को ये पता था कि हथियारों का जखीरा युद्ध ना होने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कंडीशन से अनभिज्ञ रहेंगे। दोनों को नहीं पता होगा कि सामने वाले के पास कितने हथियार हैं, और जब युद्ध होगा तो दोनों में से कोई भी सामने वाले के अपने जो ऑपोजिशन में है उसका हथियारों का गलत अनुमान लगा सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब इतनी बड़ी तादाद में हथियार जमा किए जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हथियार है वो गलती से चल जाए, या कोई दुश्मन जो देश है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के दोनों में युद्ध कराने के लिए जो है एक के हथियारों पे कब्जा करके वहाँ से हथियार चला दे, या फिर कुछ भी सिचुएशन आ जाए, या फिर कुछ भी कोई जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हथियार चल जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे युद्ध ना चाहते हुए भी, दोनों देश युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई मिसाइल अगर चली जाए सामने दूसरे अपोजिशन में, तो उस समय उस सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा, कैसे समझाया जाएगा कि युद्ध की मंशा से यह मिसाइल नहीं चलाई गई है बल्कि गलती से चल गई है, या किसी दूसरे ने चला दी है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया इन दोनों देशों ने जो है मीटिंग्स की, बैठकें की, और बहुत सारी जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं आपसे सहयोग किया, और अस्त्र नियंत्रण द्वारा जो है इस जो हथियारों का ये जखीरा इकट्ठा कर रहे थे एक तरीके से उस पर कंट्रोल किया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक के जो उत्तरार्ध जो लास्ट का टाइम है उससे इन्होंने शुरू किया था। और 3 संधियां जो है सबसे अहम मानी जा रही है जो इन्होंने की थी। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरी है परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरी है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, जिसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी कहा जाता है। तो इन जो एक तरीके से जो संधियां थी इसके जरिए इन्होंने परमाणु हथियार बनाने की जो एक तरीके से होड़ मची हुई थी उस पे जो है एक तरीके से कंट्रोल किया। अब इधर देखिए आपको ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स दे रखी हैं आपको कि कौन से सन में क्या चीज़ें हुई थी। अगर आप याद कर सकते हैं या फिर इसको रिमाइंड कर सकते हैं 2-3 बार, एक बार पढ़ लीजिएगा। उन्हीं चीज़ों में से जो है जितना मैंने समझाया है, कुछ चीज़ें दे रखी है और कुछ चीज़ें आप अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये आपका एक तरीके से होमवर्क होगा आज का, कि ये साइड में कुछ कॉलम दे रखे हैं जहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, क्योंकि 5 देश है, 5 नेता होंगे जिन्होंने इस आंदोलन को जो है शुरू किया था। तो अब देखते हैं, 2 ध्रुवीयता को जो चुनौती देने वाला एक तरीके से मूवमेंट था वो गुटनिरपेक्ष था। तो अगर आप एक पढ़ के जो है प्रिपेयर रखेंगे कि इन 5 देशों के कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले है जोसेफ ब्रॉन्स टीटो जो युगोस्लाविया के थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के ही थे, हमारे ही देश से। ठीक है। और भी लोग हैं जिसके बारे में आप आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, आगे भी ये चीज़ें होंगी। ये देखिए साइड में दे रखा है गमाल अब्दुल नासिर, ये थे। इसके बाद आपको देखेगा सुकर्णो जो इंडोनेशिया के थे, और इसके साथ साथ घाना के थे वामे एनुक्रुमा। ठीक है। तो इन 5 के बारे में आप पढ़ के आइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इन्होंने जो है जो इनका देश कब आज़ाद हुआ, कब तक इन्होंने शासन किया, और कैसे जो है इनका शासन छीन लिया गया। ठीक है। क्योंकि कुछ का तो कंटिन्यू चला, जैसे हम भारत की बात करें तो वहाँ लोकतंत्र ही रहा, जवाहरलाल नेहरू ही काफ़ी सालों तक रहे। लेकिन कुछ जो है सैनिक तानाशाही या कुछ जो एक तरीके से विद्रोह की वजह से उनका शासन समाप्त हो गया, और ये सारे ही अपने देश के लिए एक नायक की तरह रहे हैं, नायक की तरह उभरे हैं, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी एक तरीके से। क्लियर। तो अगली क्लास में हम गुटनिरपेक्ष सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और तब तक के लिए ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।